गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 3 शुरू करेंगे जिसका नाम क्वांटम मैकेनिक्स है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में आप लोग इससे पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्वांटम मैकेनिक्स अगर आपने नाम सुना होगा इससे पहले तो कुछ नाम मैं आपको याद दिला दूं। आपने इसका नाम सुना होगा ब्लैक बॉडी, रेडिएशन। जो इससे रिलेटेड है पहले हम उसको नाम आपको याद दिला दें हिस्ट्री में, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। ब्लैक बॉडी आपने नाम सुना होगा। उसके बाद आपने किरचॉफ का नाम सुना होगा, किरचॉफ्स लॉ, जो ये कहता है कि गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर। फिर आपने इसमें प्लैंक लॉ सुना होगा, वीन्स लॉ सुना होगा, वीन्स लॉ। स्टीफेंस लॉ, जिसमें जो बताता है कि जो एनर्जी होती है वो टेम्परेचर की 4 पावर होती है। ये सारे फार्मूले आपने, ये सारे थ्योरीज आपने इंटरमीडिएट में उसके रिलेटेड पढ़ी होंगी। मैं आपको ये बात याद दिला दे रहा हूँ। फिर आपने प्लैंक्स लॉ पढ़ा होगा। और फिर इसके बाद इसी क्वांटम में आपने डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ा होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ा होगा, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं, ये सारी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स में आती हैं। और एक क्वांटम मैकेनिक्स लेटेस्ट फिजिक्स है जो 19th सेंचुरी से शुरू हुआ, यानी कि इसकी स्टार्टिंग 1901 से शुरू हुई और अभी तक ये मॉडर्न फिजिक्स के नाम से, इससे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स से भी नाम से जानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। क्योंकि इससे पहले की जो फिजिक्स थी उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से चलता है। ये मैकेनिक्स जो नया मैकेनिक्स इवॉल्व हुआ, इसे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स से नाम जानते हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी लगती हैं जैसे कि ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं शुरू करता हूँ एक एक करके टॉपिक को। क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, कुछ इस तरह समझें। मान लीजिए कि ये कोई मीडियम है, या यूं समझिए कि ये यहाँ पानी भरा हुआ है, ये वाटर है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करने की। अगर आप यहां से लाइट डालिए, लाइट रेज है, लाइट आ रही है, तो हो सकता है कि इस सरफेस से टकराने के बाद लाइट के कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ पार्ट इस मीडियम में ट्रांसमिट हो जाए, हो सकता है। अब अगर मान लीजिए कि यहां पे इसका 30% रिफ्लेक्ट हो रहा है और 70% ट्रांसमिट हो रहा है, इसका मतलब यह हो कि जितनी भी एनर्जी यहां से आ रही है उसका 30% रिफ्लेक्ट हो जा रहा है और 70% ट्रांसमिट हो जा रहा है। तो ये हम बता सकते हैं कि जितनी भी एनर्जीज आ रही हैं इसमें से 30% जा रहा है और 70% ट्रांसमिट जा रहा है। ये आपको क्लियर क्लासिकल मैकेनिक्स से पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम ये आगे एडवांस में चले और ये कोशिश करें जानने की कि एक्चुअली में लाइट जो है, ये लाइट मेड अप ऑफ फोटॉन, तो लाइट छोटे छोटे फोटॉन से मिलकर बनता है जिसे हम लोग क्वांटा कहते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 फोटॉन है, इमेजिन कीजिए 100 फोटॉन है, इसमें से ये हो रहा है कि 30 फोटॉन रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं और 70 फोटॉन ट्रांसमिट हो जा रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी एक फोटॉन की बात करें, सिर्फ एक फोटॉन की, तो ये पूछा जाए कि ये फोटॉन रिफ्लेक्ट होगा या ट्रांसमिट होगा, तो इसका जवाब क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स पूरा ओवरऑल रिजल्ट देता है। किसी एक पर्टिकुलर फोटॉन पर ये नहीं बता पाएगा कि ये फोटॉन इधर इधर जाएगा या इधर जाएगा।
ये कंबाइंड इफेक्ट बताएगा कि टोटल कंबाइंड इफेक्ट में 30% ऊपर जा सकता है या 70%। तो इसका जवाब खोजने के लिए लोगों ने नई क्वांटम मैकेनिक्स का शुरू किया, क्या इवॉल्व किया, जिसे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के नाम जानते हैं। और इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले ये सोचिए कि अगर किसी बॉडी, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड एट एनी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर टी। अगर किसी का बॉडी का टेम्परेचर टी है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस डस्टर को ले रहा हूं, और अगर इसका टेम्परेचर टी है तो यहाँ से क्या कुछ रेडिएट होगा या नहीं होगा, एनर्जी निकलेगी या नहीं होगी। नॉर्मली अगर हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वहाँ से एनर्जी निकलती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम अब किसी चीज़ को हीट करें, हीट कर रहे हैं, तो यहाँ से रेडिएशंस निकलेंगे। नॉर्मली हम लोग रेडिएशन को लाइट से लेते हैं। अगर हमें चीज़ें दिख रही हैं तो एनर्जी निकल रही है, नहीं दिख रही है तो एनर्जी नहीं निकल रही है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को हीट करें तो धीरे धीरे आपको ये गर्म होता दिखाई देगा। सबसे पहले इसका कलर आएगा रेड। आप टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा ऑरेंज, और इस तरह से होते होते ये अंत में वायलेट कलर पे जाएगा। तो ये चीजें शो करती है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, इसका कलर भी चेंज होता जाता है। और ये होने की वजह जो थी वो लोगों ने बताया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, ब्लैक बॉडी क्या है, और दूसरी चीज ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। रेडिएशन, तो दोनों को हम स्टार्ट करते हैं और यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होगी। ब्लैक बॉडी क्या है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। तो ब्लैक बॉडी की जो डेफिनेशन दी गई वो कुछ इस तरह थी, ब्लैक बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इफ एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉल्स ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उस पर किसी तरह का रेडिएशन गिर रहा है और वो उस रेडिएशन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो उसको हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं, कॉल्ड ब्लैक बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस डस्टर को लूं और इस पर कोई लाइट डाली जाए और ये लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, तो इसे हम लोग ब्लैक बॉडी कहेंगे। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है वो किसी भी कलर का हो सकता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉट नेसेसरी दे आर ब्लैक इन कलर। मतलब ऑब्जेक्ट का कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए। उसका ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है। ब्लैक का मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट है कि वो अपने आने वाले सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, कुछ भी एमिट ना करे, उसे हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि दे आल्सो emit all the radiation when heated up। यानी कि अगर इसी ऑब्जेक्ट को गर्म किया जाए तो वो सारे रेडिएशन एमिट भी करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं और एमिट भी करते हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को ब्लैक बॉडी कहते हैं, जो अपने ऊपर गिरने वाले सभी तरह के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले और गर्म करने पर सभी तरह के एमिशंस को एमिट कर सके, उसे हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था, दिस कॉन्सेप्ट was first given by Kirchhoff।
सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किरचॉफ ने दिया था ब्लैक बॉडी का, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ब्लैक बॉडी का कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे रेडिएशन डाला जाए तो वो सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर उसको गर्म किया जाए तो सभी तरह के रेडिएशन को वो रिलीज भी करेगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को ओके करने के, इस कॉन्सेप्ट पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए फेरी जो साइंटिस्ट थे डिड गेव ए पिक्चर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो उन्होंने, फेरी ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक फिगर दिया जिसकी सहायता से हम ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को समझ सकते हैं। उन्होंने किया ये कि एक कॉपर का मिरर लिया, वो कॉपर का लिया होल स्फेयर लिया, स्फेयर ऑफ कॉपर, और यहां पर हल्का सा एक होल कर दिया। कॉन्सेप्ट ये था कि इसके ऊपर गिरने वाले हर तरह की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब का मतलब ये हुआ कि अब यहां से अगर लाइट आ रही है एमिशन, तो किसी तरह का एमिशन बाहर नहीं जाना चाहिए, वो घूम फिर के इसी के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जा सकता। ये रिफ्लेक्टर है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर बना दिया इसको, तो ये आउटसाइड नहीं जाएगा, घूम फिर के सारी रेडिएशन इसी के अंदर रहेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम लोग परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसे हम लोग परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहेंगे, यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर गिरने वाली सभी तरह की लाइट, सभी तरह का रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर ले, बाहर न करने पाए, उसे हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। और इसके अपोजिट, ठीक इसके अपोजिट, अगर हम इसी सेम ऑब्जेक्ट को हीट करें, इसी ऑब्जेक्ट को हीट करें, अगर हम हीट करें तो यहां से सारे रेडिएशन एमिट भी करेंगे। ये एब्जॉर्ब कर रहा है और ये आपका एमिट कर रहा है। तो इस पर पड़ने वाले हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और गर्म करने पर ये सारे रेडिएशन को एमिट कर दे। इस पूरे सिस्टम को, ऐसे सिस्टम को हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। नेचर में ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मिलना इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई बॉडी नहीं होता जो अपने ऊपर गिरने वाले सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन वो कर देता है। ठीक उसी तरीके से ये कतई जरूरी नहीं कि जितने रेडिएशन पॉसिबल है वो सब एमिट कर दे, वो जरूरी नहीं कि सारे एमिट करे। इसलिए नॉर्मली नेचर, जो प्रकृति है, नेचर डज नॉट अलाउ टू हैव परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिससे वो परफेक्ट काम करे। फिर भी हम दो चीजों को इसके आसपास मानते हैं। पहला, लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक जो होता है, जिसे हम लोग काजल कहते हैं, उसको हम लोग नॉर्मली परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानते हैं, जो 90% तक ये ब्लैक बॉडी का वर्क करता है। तो ब्लैक बॉडी एक तरह से कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि उसके ऊपर गिरने वाले सभी तरह के रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर ले और हीट करने पर सभी तरह के रेडिएशन को वो एमिट कर सके। और फेरी ने इसका एक फिगर बनाया, एक कॉन्सेप्ट दिया। ये फिगर का एक कॉन्सेप्ट है कि ये इस बात को शो कर रहा है कि जो भी रेडिएशन इसके ऊपर आ रहा है वो सारी चीजों को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई चीज एमिट नहीं कर रहा है। तो इसे हम ब्लैक बॉडी कहेंगे। अब इसके रेडिएशन को समझने के लिए कि ब्लैक बॉडी अगर कुछ है और वहां से रेडिएट कर रहा है तो रेडिएशन कैसा होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और यहीं से शुरुआत होती है क्वांटम मैकेनिक्स की। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो इसको समझने के लिए हम इसी ब्लैक बोर्ड पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट यूं है कि हमने एक बल्ब लिया, ये हमारा बल्ब है जिसका एक फिलामेंट है, ये बल्ब है, और इस बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया पावर से, और यहां पे हमने एक लगा दिया रेगुलेटर, जो वोल्टेज को
रेगुलेट कर रहा है। यानी कि हम इसके वोल्टेज को अगर मान लीजिए ये 220 वोल्ट का तक ये जा सकता है, तो धीरे धीरे 0 वोल्ट से हम बढ़ाना शुरू करेंगे और 220 वोल्ट तक जाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो अगर हम इसको शुरू करें कुछ इस तरीके से, वोल्ट कलर ऑफ बल्ब, आपने देखा होगा कि अगर हम इसको पहले हल्का सा, अगर इसको हम पहला पॉइंट 20 वोल्ट दें, आप कम वोल्ट कीजिए, तो ये इसमें से कोई रेडिएशन, कोई लाइट नहीं निकलेगी। लाइट नहीं निकलने का मतलब अगर आप इस पे हाथ रखिए तो हल्का सा गर्म दिखाई देगा, मगर लाइट नहीं निकलेगी। 20 वोल्ट पे नो कलर। इसका थोड़ा सा अगर आप वोल्टेज बढ़ाइए, 40 कर दें अगर हम इसको 40 वोल्ट, तो सबसे पहले इसका हल्का कलर आएगा, वो होगा रेड कलर। आप चाहे तो इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हैं, रेड कलर का होगा। और धीरे धीरे अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो इसका कलर आप बिल्कुल उसी फॉर्म में देखेंगे जैसा कि आपका विबग्योर होता है। जैसे जैसे आप इसका वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे 60, 80, तो ये कलर आपका ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, और लास्ट में टोटल जब आप 110 के करीब पहुंचेंगे तो आपका कलर हो जाएगा व्हाइट। व्हाइट का मतलब ये हुआ कि इसमें सारे रंग मिक्स हो चुके हैं। ये सब जब मिल जाएंगे तो आपको व्हाइट कलर देंगे। ये जो नॉर्मल फिनोमिना है, इसी चीज को हम ग्राफ के फॉर्म में बनाएं अगर, तो ग्राफ अगर इसका बनाएं तो कुछ इस तरह बनेगा। ये मान लिया हमने इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब जो एनर्जी हम तक मिल रही है बल्ब से, उसको हमने वाई पे प्लॉट किया है, और एक्स एक्सिस पे हमने वेवलेंथ को प्लॉट किया। वेवलेंथ का मतलब किस कलर की लाइट हमको मिल रही है, उसको हमने इस पर प्लॉट किया है। तो देखिए आप यहां पे वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ इस एक्स एक्सिस में वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, और इधर आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज करती जा रही है। और हम चूंकि बल्ब को देख रहे हैं और बल्ब हमें दिखता है 7 कलर में, तो सबसे पहले हम 7 कलर पे डिफाइन करेंगे। तो जो कलर होते हैं व्हाइट और विजिबल जो कलर्स होते हैं, वो 400,000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 700,000 एंगस्ट्रॉम तक होते हैं। यानी कि ये आपका वायलेट हो गया और ये आपका रेड हो गया, इसी बीच में सारे कलर्स होते हैं। तो हमने मान लिया ये पूरा रेंज हमारा है बल्ब का, और यहां पे हमारा ये पॉइंट आ गया आपका 4000 एंगस्ट्रॉम, और ये पॉइंट हमारा आ गया 7000 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम लोग लाइट कहते हैं विजिबल। ये आपका विजिबल रेंज है। इसके इधर हमको कुछ नहीं दिखाई देगा और इसके इधर कुछ नहीं दिखाई देगा। ये आपका लो एनर्जी हो गया, ये आपका हाई एनर्जी होगा, और ये आपका लाइट हो गया। तो हमको जो कुछ भी दिखता है वो इसी रेंज में दिखता है, ना हम इधर देख सकते हैं और ना ही हम इधर देख सकते हैं। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था इस ब्लैक बॉडी को समझने के लिए, वो इस तरह से था कि जब हमने वोल्टेज को 20 वोल्ट रखा, तो उस वक्त का टेम्परेचर बहुत कम था बल्ब का, और हमें कोई रेडिएशन नहीं दिखाई दिया। हालांकि हर टेम्परेचर पे रेडिएशन होता है, तो उस वक्त चूंकि हमको यहाँ नहीं दिखाई दिया, ना यहाँ दिखाई दिया, हो सकता है कहीं यहाँ पे दिखाई दिया हो जिसको हम देख ले सकते हो। इस पॉइंट पे ये हम नहीं देख सकते क्योंकि इसका टेम्परेचर यहाँ पर उस वक्त 20 वोल्ट था। उसके बाद जैसे जैसे हम इसको 40 पे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा फिलामेंट का, और तब हमको एक रेड कलर दिखना शुरू किया था जो 7000 पे था। तो हल्का सा हमको लाइट रेड दिखेगी, वो कुछ इस तरह की दिखेगी, हल्की सी लाइट यहाँ दिखेगी, ठीक, जो मैक्सिमम इसका ये पॉइंट हुआ। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा 60 करें, वोल्टेज करें, तो हमको जो कलर दिखा था वो
ऑरेंज दिखा था, यहाँ पर हमको ऑरेंज दिखाई देगा, ऑरेंज थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, तब हो सकता है ये ग्राफ जो इंटेंसिटी थी वो थोड़ी सी हमको यहाँ दिखेगी। और हम टेम्परेचर बढ़ाएं, 80 वोल्टेज कर दें तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, और उस वक्त ये थोड़ा सा येलो दिखाई देगा, और येलो का मतलब हुआ थोड़ा सा और ये शिफ्ट कर गया। जैसे जैसे हम टेम्परेचर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, कलर हमारा मिक्स हो जाएगा, और फाइनली जो होगा वो कुछ मिला करके बनेगा, वो होगा आपका व्हाइट। तो अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें, इस ग्राफ को, तो एक चीज पैटर्न क्लियर है कि सबका जो शेप है वो बेल शेप की तरह आ रहा है। जितने भी ग्राफ हैं सबका जो शेप है वो बेल शेप है। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो मैक्सिमम लाइट, मैक्सिमम पॉइंट है, ये जिसे पीक पॉइंट कहते हैं, ये पॉइंट आपका धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट साइड में। अगर आप गौर से देखें तो ये पॉइंट जिसे हम लेमडा 1 मान लीजिए, ये लेमडा 2 हो गया, लेमडा 3 हो गया, लेमडा 4 हो गया। जो मैक्सिमम पॉइंट है वो पॉइंट धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है, और सबका शेप एक जैसा है। तो रेडिएशन में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो रेडिएशन को मिलता है नॉर्मली हीट से, उनका शेप कुछ इस तरह से होता है, बेल शेप होता है। जो पीक होता है वो धीरे धीरे शिफ्ट करता है मिनिमम वेवलेंथ की तरफ, और एनर्जी सबसे पहले बढ़ती है, टॉप पे जाती है, और फिर ये घट जाती है। तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ भी कहते हैं। और इसी चीज को समझने के लिए, जो कि इसका एक्सप्लेनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं था, तो क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत की गई इस ग्राफ को समझने के लिए। आखिर ऐसा क्यों है कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं या टेम्परेचर जब राइज करता है, वाई कलर चेंजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएं तो धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता है। इसकी वजह जान नहीं पता थी क्लासिकल मैकेनिक्स में। इसी को जानने के लिए हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स को, तो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को लेकर के जो प्लॉट था, जो ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था, ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जो इंटेंसिटी आई की और वेवलेंथ लेमडा के बीच जो ग्राफ खींचा गया वो कुछ इस तरीके का था। हर शेप बेल शेप का है, और जो पीक पॉइंट है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, वो किसी एक वेवलेंथ को डिस्क्राइब कर रही है। लेमडा 1 मान लिया हमने, और यहाँ पर हमने जो सेकेंड ग्राफ है इसका हमने जो पीक वैल्यू है, ये हमारा लेमडा 2 हो गया, ये हमारा लेमडा 3 हो गया, और ये हमारा लेमडा 4 हो गया। और आप देखें कि जो पीक वैल्यू है उसकी इंटेंसिटी यहाँ सबसे ज़्यादा है, इसके बाद ये इंटेंसिटी कम हो गई, इंटेंसिटी आपकी यहाँ कम होती जा रही है। इसका मतलब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, इंटेंसिटी कम होती जा रही है। अगर ये टेम्परेचर मान लीजिए 400 केल्विन है, और ये आपका 700 केल्विन, 1000 केल्विन, और ये 1500 केल्विन, ये टेम्परेचर इसका है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, रेडिएशन भी बढ़ता जाएगा इस ग्राफ में। और जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ शिफ्ट कर रही है हायर वेवलेंथ की तरफ। तो आपका वेवलेंथ इधर आपका इंक्रीज कर रहा है। तो ये ग्राफ था जिसे लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा। नॉर्मली तो ये इस तरह के ग्राफ को हम लोग रेडिएशन कहते हैं, और ये ग्राफ को स्टडी किया दो लोगों ने फुल्ली। उनका नाम सबसे पहले वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और दूसरा स्टीफेंस लॉ। तो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, जो कि एक्सपेरिमेंटली फैक्ट है, इस पर लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, दो लोगों ने, और दो रिजल्ट निकाला, वेन्स ने और स्टीफेंस ने, इसके कैरेक्टर को शो करने के लिए कि इसका जो क्या कैरेक्टर है इसको देख करके। तो सबसे पहले हम वेन्स की बात करेंगे, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ।
वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगर आप इसको देखें गौर से तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी द वेवलेंथ ऑफ एट मैक्सिमम इंटेंसिटी, जिसे हम लोग लेमडा एम लिख सकते हैं, ये धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट टुवार्ड्स लोअर वेवलेंथ। यानी कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वेवलेंथ आपका घटता जा रहा है। इस ग्राफ से क्लियर हो रहा है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मैक्सिमम वेवलेंथ, पीक वेवलेंथ कह सकते हैं, पीक वेवलेंथ डिक्रीजेस। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में जो रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। यानी कि अगर हम लेमडा एम को लें तो ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल है 1/T के। T का मतलब हो गया टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस ग्राफ को देखें तो दोनों का प्रोपोर्शन बिल्कुल है। जैसे जैसे आपकी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसका पीक वैल्यू धीरे धीरे लेमडा कम की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। इधर लेमडा आपका डिक्रीज कर रहा है और इधर आपका इंक्रीज कर रहा है। तो लेमडा 1, यानी कि अगर इस ग्राफ को देखें तो लेमडा 1 is more greater than lambda 2, greater than lambda 3 and greater than lambda 4। तो सबसे कम वैल्यू lambda 4 की है और सबसे ज्यादा वैल्यू lambda 1 की है, लेकिन lambda 4 जिस टेम्परेचर पे है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इन दोनों में आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेशियो, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यही वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, वेवलेंथ आपका लोअर तरफ शिफ्ट होगा। और इसको उन्होंने जो लिखा कैपिटल टी, ये एक कांस्टेंट आया जो किसी भी रेंज के लिए बिल्कुल सही है। फॉर एवरी वेवलेंथ इज करेक्ट। और इनकी जो वैल्यू उन्होंने निकाली वो लेमडा टी इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो ये कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलता। और ये इस बात को शो करता है कि लेमडा एम जो पीक वैल्यू है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, लेमडा की वैल्यू शिफ्ट होती जाएगी। और इसीलिए एक्सपेरिमेंट में जो हमने किया था बल्ब वाला, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर 20 वोल्ट, टेम्परेचर आपका आया 400 केल्विन, 40 वोल्ट टेम्परेचर आपका आया 700 केल्विन, 60 वोल्ट टेम्परेचर आपका आया 1000 केल्विन। और जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वोल्टेज, इसका टेम्परेचर आएगा 15 केल्विन। और कलर जो आएगा वो रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू मिला के, और वोल्टेज बढ़ाने पर ये आपका हो जाएगा 2000 केल्विन तक जाएगा और व्हाइट हो जाएगा। तो अगर आप देखिए तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आपका कलर जो है वो वेवलेंथ जो है वो लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4, ये आपका लेमडा इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। ये आपका डिक्रीज करेगा और ये आपका इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, लेमडा की वैल्यू कम होती जा रही है, जो इस इक्वेशन से बिल्कुल सही शो हो रहा है। तो वेन्स ने ये बताया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसका शिफ्ट करता था, लेकिन इसकी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिसे हम एक्सपेरिमेंट किया गया और यहाँ से सिर्फ इसका कंक्लूजन निकाला गया कि ऐसा हो रहा है। इसका फिनोमिना क्यों ऐसा हो रहा है ये किसी को पता नहीं था उस वक्त। दूसरा जो इसी एक्सपेरिमेंट को देख करके रिजल्ट निकाला, उन्होंने निकाला स्टीफन लॉ। स्टीफन लॉ क्या है
कि अगर हम किसी एक ग्राफ को देखें, मान लीजिए हमने इस एक ग्राफ को ले लिया, किसी एक ग्राफ को, और ये टेम्परेचर 1500 केल्विन पे है, तो इस एक ग्राफ में टोटल यहां से लेकर के यहां तक में कितनी एनर्जी आपकी रेडिएट हो रही है। किसी भी ग्राफ को अगर आप ले लें तो एक पूरे रेंज में कितनी एनर्जी इस खास टेम्परेचर पर रेडिएट होगी, तो टोटल एनर्जी रेडिएटेड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये कैलकुलेशन स्टीफेंस ने किया था इसी ग्राफ को देख करके, और उन्होंने ये बताया था कि जो एनर्जी होगी हमारी वो प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के 4th पावर के। यानी कि टेम्परेचर अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो एनर्जी में बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसको उन्होंने एक कांस्टेंट दिया सिग्मा T⁴ का। तो ये स्टीफेंस लॉ था जो ये बताता है कि किसी खास टेम्परेचर पे वहां से निकलने वाली एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन होगा। थैंक यू।